हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? इसी बात से ना कि जब नई जनगणना होगी तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उसमें पता चलेगा कि ये वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, और उसके हक को कोई नकार नहीं पाएगा। 2011 की जनगणना को परसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग की ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। हमारा संविधान सबका है, ये देश एक एक देशवासी का है। किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। इस विधेयक में सिर्फ यह अभाव नहीं है, एक और खतरनाक अभाव है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। महोदय, संसद में भारत के हर प्रदेश की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई थी और इसमें परिवर्तन लाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के तहत ये सब बदलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके अन्य मंत्रियों के खोखले आश्वासनों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन का परिवर्तन किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, मगर इनकी योजना यही है कि प्रक्रिया को नकारा जाएगा। जिस तरह असम में इन्होंने मन चाहे सीटों को काटा पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन किया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये पूरे देश में इसका मतलब ये है कि परसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार एक बार फिर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करके देश की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। आज इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा और विपक्ष से भी करूंगा, एंड आई थिंक इट्स आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ आए, जितने आरोप प्रत्यारोप करने थे हम कर आए, और हमें कई मौके मिलेंगे। अभी फिर असम में मौका मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, हर राज्य में मिलेगा। जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आता, हमें हर दूसरे तीसरे महीने हमें मौका मिलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप करने का। पर सदन को तो इससे बख्शे। Let it be a collective responsibility of all of us to come together। और यहाँ पे बात हो, और बात होनी जरूरी है। सहमति असहमति की बात नहीं है, बात होनी जरूरी है। आप अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष रखेंगे, लोगों को उसके बाद फैसला करने दीजिए। आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आपके पास पूरा समय था, आप राष्ट्रपति जी के सम्मान की बात करते हैं। क्या आप बताइए, उनके अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव का इस तरीके से निरादर करना, क्या ये उनका अपमान नहीं था? जिस तरीके से विपक्षी दल
बंगाल वो गई थी, जिस तरीके से वहां की सरकार, अरे राष्ट्रपति हैं वो, चुनावी राजनीति से, दलगत राजनीति से उठकर है वो, और जिस तरीके से उनका अपमान वहां पे किया जाता है, क्योंकि इनको तकलीफ इस बात की है कि देश के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर जाके बैठी है, ये बात इन्हें चुभती है। और इसीलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ये अपनी बातों को नहीं रखने देना चाहते। अंत में महोदय, मैं बस ये कहना चाहूंगा, आज जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, आदरणीय ओम बिरला जी, हम सब जानते हैं और दिल पे हाथ रखकर इनमें से किसी से भी पूछिएगा, हर व्यक्ति कहेगा कि ऐसे स्पीकर जिन्होंने दलगत राजनीति से उठकर हर किसी का सम्मान करने का काम किया। एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सदन की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही 7 बजे तक के लिए बढ़ा दी जाए। माननीय सदस्य बोलिए। आदरणीय ओम बिरला जी, हम सब जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, कितनी समावेशी सोच वाले हैं। उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट टाइमर्स को मौके दिए जाएं। दुनिया भर के प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए, इंटरेक्टिव सेशंस उन्होंने चलाए, और वो आज से इस चेयर पे थोड़ी बैठे हैं, उनका अपना अनुभव है। पिछली लोकसभा में भी वो इस चेयर पे बैठकर इस सदन का संचालन करते रहे और खूबसूरती से करते रहे। और किसी से भी पूछेगा, हर कोई मानेगा कि कतई उनके आचरण में, उनके व्यवहार में या उनकी समावेशी सोच में अगर किसी को किसी बात की तकलीफ हो, पर इन लोगों को दिक्कत इसी बात की होती है कि भाई अगर कुर्सी पे बैठा कोई व्यक्ति ऐसे फैसले ले रहा है जो देश हित में है, जो राष्ट्र निर्माण में है, हमारी सरकार ऐसे प्रस्ताव लेकर आ रही है, तो कैसे ये उसका समर्थन कर सकते हैं। आज पूछिए इनको किस बात की तकलीफ है मेरी सरकार से। इस बात की तकलीफ कि आज राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग हर सेक्टर में आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। किस बात की तकलीफ है, मैंने बाबा साहेब का जिक्र किया। जब मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि आपने क्या किया, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा साहेब से जुड़े हुए जितने 5 स्थल थे, भले मऊ में उनकी जन्मभूमि हो या दिल्ली में जहां पे उनका निवास था, या चैत्य भूमि हो या दीक्षा भूमि हो, या लंदन में जहां पे उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, उन तमाम जगहों को तीर्थ स्थल के तौर पर हम लोगों ने विकसित करने का काम किया। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। देश की एक बड़ी आबादी को घर घर राशन पहुंचाने का काम किया ताकि उनके हाथ में ज्यादा पैसे बच सके। उनकी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का हमने काम किया। एक के बाद एक ऐसे फैसले मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए, जिसकी वजह से आज हमारा देश वैश्विक चुनौतियों के बावजूद एक स्थिर व्यवस्था है, एक स्थिर अर्थव्यवस्था है, और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। और आज मैं पुनः यह आग्रह करूंगा, अगर इसके बाद भी शिकायत है, तकलीफ है, तो ये मंच उसी के लिए है। आए हम सब मिलकर इस मंच का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पे काम होने दें। मेरे नेता, मेरे पिता निरंतरता में लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे। उनसे मैंने आचरण सीखे, उनसे मैंने परंपराएं सीखी, उनसे मैंने यहाँ की कार्यशैली सीखी। बट जिस तरीके का आचरण आज मैं देख रहा हूँ, ये हम सबको याद रखने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति अजर अमर होकर नहीं आता है। आज हम हैं, कल कोई और आएगा, पर जो दूसरा कल आएगा वो आपका मूल्यांकन कैसे करेगा, वो आपको कैसे देखेगा, ये आपके आज के आचरण पे निर्धारित होता है। इसीलिए आने वाले दिनों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आने वाली नई पीढ़ियों के लिए हम लोग खूबसूरत परंपराएं यहाँ से स्थापित करके जाएं, उसके लिए हम सबको यहाँ पर मिलकर कार्य करने की जरूरत है। एक बार फिर से आपने मुझे मौका दिया और मैं आदरणीय ओम बिरला जी का हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि वो जल्द वापस इस कुर्सी को आके अपना उसको सुशोभित करने का काम करेंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से आए इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।